हेलो बच्चों, आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। अगर मैं पूरी वीडियो देखोगे तो यकीन मानो तुम्हें एक भी डाउट्स नहीं बचेगा। जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे और मस्त सा बेहतरीन से क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इसलिए बिल्कुल शांत दिमाग के पेन एंड कॉपी लेके बैठो, तभी पढ़ने में जाएगा कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी पढ़ने से पहले तो हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ देंगे हीट के बारे में कि आखिरकार हीट क्या है। सबसे पहले हमें समझना कि आखिरकार हीट क्या है। हीट एक प्रकार की एनर्जी, सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुम देख रहे होगे तो हीट की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट चेंज इन टेम्परेचर होती है। जैसे मान लो ये सिस्टम है जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर हम मान लिया 700 डिग्री सेल्सियस। पहली सी कंडीशन है कि पहले से 700 था और फिर इसका टेम्परेचर हो गया है 600, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका 700 ही था, 700 से कितना हो गया है 650। तो आखिरकार बताओ कि इसमें से ज़्यादा हीट निकली होगी कि इसमें से ज़्यादा हीट निकली होगी। मतलब 700 से 600 आने में हीट ज़्यादा निकली होगी या फिर 700 से 650 में हीट आने में निकली होगी। तुम कहोगे सर ए वाली इसमें हीट कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बेसिक से तुम आप में इमेजिन कर सकते हो कि थोड़ा अगर रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या समझा है कि हीट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर। डेल टी की वैल्यू होती है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। देखो सुनो, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि हीट कितनी एक्सचेंज हुई है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। मतलब हीट कितनी एक्सचेंज हो रही है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। इसी इक्वेशन को चलो हम बात करते हैं। जब हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है के डेल टी। ये टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, अभी सब बताएंगे। ये जो के होता है इसे बोलते हैं कांस्टेंट। जब इसे केमिस्ट्री में मतलब निकाला एक्सपेरिमेंट से, इसका नाम रखा गया सी। इसका नाम क्या रखा गया सी। इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट सी। कोफिशिएंट सी मतलब इसके बगल में जो आया उस कोफिशिएंट के अलावा इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। ये जो डिपेंड करती है मतलब सी की वैल्यू जो किस किसी डिपेंड करती है, पहली जो बात डिपेंड करती है वो करती है साइज पर। किस पे डिपेंड करती है? आखिरकार जिस कंपोनेंट की तुम जिस मैटर या मटेरियल की बात कर रहे थे उसकी साइज क्या है। फिर देखते हैं उसका नेचर क्या है, फिर देखते हैं कंपोजिशन। तो बेसिकली तुम्हें याद रखना है कि जो सी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे? सिस्टम पे। इतनी सी वैल्यू हम लोग समझ गए हैं। अब मेन बात, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। अभी हमने हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हीट कैपेसिटी की अब स्टार बनाओ और डेफिनेशन लिखो। हीट कैपेसिटी अब यहाँ से पढ़ना शुरू होगी, इसकी डेफिनेशन लिखो। तो बेसिकली हमने लिख ली हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा और इमेजिन करा दूं ताकि तुम्हें अब इमेजिन ना हो रहा हो। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस था। इसको दो कंडीशन में तुम्हें पहुंचाना, एक जगह पहुंचाना 100 डिग्री पे और एक है कि यहाँ पहुंचाना 75 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताओ इसको यहाँ तक पहुँचाने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी कि यहाँ तक पहुँचाने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? तुम बेसिकली कहोगे सर यहाँ पहुँचाने में हीट की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऐसे ही सेम टू सेम यही बात हम कर रहे थे जो हमने हीट के बारे में पढ़ी थी। अब हीट कैपेसिटी बेसिकली पता क्या होता है कि जैसे मान लो कोई का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाने में जितनी हीट की ज़रूरत पड़े उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। दोबारा सुनो, मतलब 1 डिग्री चेंज लाने में
जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब अब देखो, चाहे तुम डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे तुम केल्विन में लिखो, बात एक ही सी आएगी। बात दोनों में टेम्परेचर की, चाहे तुम फ़ारेनहाइट में लिखो चाहे तुम डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे तुम केल्विन में लिखो, सब में हीट कैपेसिटी की वैल्यू तुम्हें सेम देखने को ही मिलेगी। इतनी सी बात थोड़ी याद रखना। तो बेसिकली हमने क्या देखा, Q इक्वल टू C डेल T। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q डेल T। मतलब आखिरकार देखो, हीट एक्सचेंज अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे बेसिकली मान लो कि हमने कोई भी क्वेश्चन मान सकते हैं। हाँ देखो, अब तुम्हारे दिमाग में इसकी यूनिट लिखने के लिए आ रही होगी, आखिरकार इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट लिखना कुछ नहीं है, हीट की वैल्यू, हीट जूल होती है, इसकी क्या होती है, इसकी तुम केल्विन मान लो या डिग्री सेल्सियस मान लो, जूल पर केल्विन भी लिख सकते हो या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। बात एक सी, डिपेंड तुम पे करता है कि तुम इसमें किस में लेते हो। जैसे मानते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे सिंपली मान लो हमने एक पेन मान लिया है, इसका टेम्परेचर हमने कितना मान के रखा है, इसका टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने दी कितनी, हमने दी उसे 30 डिग्री सेल्सियस से पहुँचा दिया है। और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमने कितनी दी है, हमने जो हीट दी है, हमने दी है वो मान लेते हैं हमने 100 किलो जूल मान ली है। तो अब हम पूछते हैं इसकी हीट कैपेसिटी क्या है। क्या है कि हीट कैपेसिटी मतलब जब 25 से 26 में गए हैं तब आखिरकार इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है जब 25 से 26 में गया है। तुम C इक्वल टू आखिरकार हमने हीट कितनी दी है 100, चेंज कितना था 30 माइनस 25, 100 अपॉन 5 20। मतलब 25 से लेके 26 तक जाने में इसने 20 जूल हीट ली, 20 जूल हीट एब्जॉर्ब करी। यहाँ तक थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया और मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक ठोको, और ज़्यादा मज़ा आ रहा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अब हमने बात बेसिकली कर ली है हीट। अब हीट कैपेसिटी में दो केसेस तुम्हें देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं हीट कैपेसिटी में? दो केसेस कि पहली बात जो है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, कि मतलब तुम किसी को हीट दो और उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, मतलब अगर तुम किसी को हीट दो या हीट की एक्सचेंज हो उसके प्रेशर में चेंज ना आए, तब हमें किसे बोलते हैं। अगर देखो सुनो, बेसिकली इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसे हम बोल देते हैं CB, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो इसे बोल देते हैं CP। इतनी सी बात है। अब दोनों हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। वो आगे जाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा एक और बता दूंगी, कई कई जगह तुम्हें C की वैल्यू से मिलेगी dQ अपॉन dt, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर है। जैसे मान लो कहीं हीट का तुम्हें फंक्शन दे दिया जाएगा विथ टेम्परेचर के हिसाब से। तो जैसे हमने मान लिया है 3t² प्लस 4t प्लस 7। तो हम बताएंगे, पूछेंगे आखिरकार हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है, और तुम कहोगे dQ अपॉन dt, तो इसको करोगे तो 6t प्लस 4। आप कहोगे, हम कहेंगे टेम्परेचर की वैल्यू तुम ले लो 5 तो बहुत कम हो गया, हमने मान लिया 100, 200 मान लेते हैं। तो तुम C की वैल्यू क्या आएगी प्लस 4, 12 और 4, इसकी इतनी हीट कैपेसिटी होगी। ऐसे हम लोग सिंपल से निकाल सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लो क्या,
देखो बेसिकली सी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी डेल टी। अब इसके दो केस बन गए हैं, तो एक जगह लिख लो क्यू इक्वल टू सी बी डेल टी, और इस यहाँ लिख लो क्यू इक्वल टू सी पी डेल टी। जहाँ ए वाली कंडीशन आ जाए इसका मतलब है वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जहाँ ए वाला लिखा आ जाए इसका मतलब समझ लो कि यहाँ क्या कांस्टेंट है, या प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम वेरिएबल है, और यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ प्रेशर वेरिएबल है। क्योंकि अगर बेसिकली तुम किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी है उस तुम हीट अप करोगे, हीट मतलब उसका टेम्परेचर राइज करोगे, तो या फिर उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा या फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है कि नहीं? तो बेसिकली दोनों ही एक साथ इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों तुम टेम्परेचर दो कुछ भी चेंजेस ना आए। तो इतना बस याद रखना, एक क्रांतिकारी काम ना सोच लेना। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और बेहतरीन पढ़ लें ताकि देखो इसमें थोड़ी दिक्कत ना आए। वैसे देखो अगर तुमने एक चीज़ देखी अभी पढ़ाया था कि डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, और फिर डेल एच प्लस डेल क्यू प्लस डब्लू, ये दो इक्वेशन तुमने, सॉरी डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, ये तुमने एंथैल्पी में पढ़ा होगा, और ये तुमने देखा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अगर क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हमने बताया था कि हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और हमने दूसरी चीज़ ये बताई थी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू के, सो डेल एच इक्वल टू क्यू के बराबर होता है। ये दो तुम्हें शायद इक्वेशन अच्छे से याद होंगी, जिसने पिछली वाली वीडियो देखी होंगी तो ये वाली दो कंडीशन तुम्हें याद होंगी। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब होता है कि तुम अगर उसे हीट देते जाओगे तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप दोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। इतनी बात थोड़ी समझने वाली बात है, इसको थोड़ा गौर से समझना। तो ये थोड़ी बात है, ये सब आइडियल गैस के लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो हीट होती है किसके बराबर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो वही हीट किसके बराबर हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम क्या करते हैं, बेसिकली सी क्या है, बेसिकली सी क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, या फिर चेंज कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं। अगर हम बोथ साइड क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्या होगा, तो डी क्यू, मगर देखो स्मॉल क्वांटिटी के लिए बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्मॉल चेंजेस के लिए देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे, हम करेंगे डेल क्यू डेल टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी, पहली इक्वेशन है। इतने पूरे को हम क्या बोलेंगे, इतने को पूरे को बोलेंगे सी बी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको लिखो डेल यू अपॉन डेल टी, दोनों का मतलब एक ही है, बस एक क्वेश्चन ज़्यादा घुमा दिया जाता है। अब दूसरी ये वाली बात ले लो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट तुम कैसे लिखोगे, थोड़ा मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, डेल एच अपॉन डेल टी। इसको चाहे ऐसे लिखो, देखो ए क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, इसी को सी पी बोलते हैं, डेल एच अपॉन डेल टी। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो,
दोनों का एक ही मतलब है। तुम अगर कहीं आए तो कहीं कहीं सी बी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी मिलेगा और कहीं सी पी अपॉन डी एच अपॉन डी टी मिलेगा। इन दो बातों को थोड़ा ध्यान से समझना है, तब ये ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव होंगी, तब हमें ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। अब चलो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसके बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होती क्या है। देखो स्पेसिफिक हीट की जो हम तुम्हें फॉर्मूला बताते हैं कि कुछ नहीं, हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल। पूरे एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो 100 ग्राम का है और इसकी हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू हमने मान ली है 300। यूनिट क्या भी नहीं ले रहा ताकि यूनिट परेशान ना हो, तो हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट होगी 300 अपॉन 100, कैंसिल 3। अब हमें समझना है कि इस 3 का मतलब क्या है। इस 3 का मतलब ये है कि 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाने में तुम्हें 3 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 जूल तुम्हें हीट उसे देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें चाहते हो कि 1 ग्राम की कोई चीज़ है, क्या है, 1 ग्राम की चीज़ है, उसकी टेम्परेचर 25 है, तुम उसे 26 पर ले जाना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसे 3 जूल उसे हीट तुम्हें देनी पड़ेगी। याद रखना ये वाली बात। वेरी सिंपल सी डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम of a substance by 1 डिग्री या केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो या सिंपल सी हीट स्पेसिफिक हीट बोलो, दोनों का मतलब एक ही, लेकिन हीट कैपेसिटी नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का मतलब एक ही है। चलिए हम बात करते हैं, वो है क्या है, बहुत सिंपल सा, परेशान नहीं होना है, जिसका नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, एक क्वेश्चन बताएंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी काफ़ी आसान है, सिंपल से तुम्हें ऐसे समझना है कि मोलर हीट कैपेसिटी तुम्हें सॉल्व करना कैसे है। देखो मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल। बस काम ख़त्म, निपट गया, परेशान होना ही नहीं है आगे। बहुत बेहतरीन तरीके से अब क्वेश्चन कराते हैं, तुम्हें एक सिंपल सा देखना है। देखो जैसे हमने हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है, Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट, कई लोग इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C अपॉन मास लिख लेते हैं, जो मास गिवन है। कई लोग इसे कुल ऐसे लिखते रहते हैं और मतलब सबका एक ही है। अब हमने पढ़ लिया मोलर हीट कैपेसिटी, इसको C अपॉन N लिखो या फिर Q डेल T अपॉन N लिखो, बात एक ही है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन ये है, क्या मान के चलना हमें एक सिंपल सा तुम्हें मान के चलना है कि जैसे कॉपर है, कितना हमारे पास, हमने कहा 5 ग्राम है, उसको हमने हीट कितनी दी, हमने उसे हीट दे दी है 3.85 जूल, और हम चाहते हैं कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाए। सबसे पहले टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में, पहले केल्विन में चेंज कर लो ताकि सही रहता है। तो 298 से हमने कहा 300 पहुँचा। देखो इसको सिंपल सा है कि 273 में प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो तो केल्विन में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो इसमें भी 2 का चेंजेस आएगा, इसमें भी 2 का चेंजेस आएगा, वो सबसे मतलब नहीं रहता है।
अब बात आती है कि हमारे पास हीट कैपेसिटी कितनी होगी। हीट कैपेसिटी तो हीट कैपेसिटी देखो सिंपल सा है कि हीट कितनी दी है 3.85 अपॉन कितने का चेंज 2 का, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.925 जूल पर केल्विन। केल्विन में इसलिए लिखे हैं ताकि टेम्परेचर की असाइनमेंट केल्विन ही होती है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, अब हमें स्पेसिफिक निकालनी है। स्पेसिफिक निकालने के लिए तुम सिंपल सा क्या लिख दो कि हीट कैपेसिटी अपॉन मास, या फिर वही करो Q अपॉन डेल टी अपॉन मास, दोनों से तुम्हें मतलब देखो ये डिवाइड में है मास मतलब, तो हम ऐसे लिखते हैं हीट कैपेसिटी है 1.925 अपॉन 5, ऐसे कर लो, चाहे तुम लिखो 3.85 2 इंटू 5, आंसर तुम्हें हर जगह वही मिलेगा 0.385 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ग्राम में लेके चलते हैं क्योंकि आखिरकार बेसिकली हमने ग्राम में लिया। केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें ग्राम में लेके चलती हैं ताकि ज़्यादा आसानी होती है। हम बोलते हैं कि मोलर हीट, तो तुमने क्या कहा है कि हीट कैपेसिटी C अपॉन N। क्रांतिकारी काम तुम्हें यही करना है कि N की वैल्यू निकालनी आना चाहिए। N नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास। वेट तो हमें कितना दे रखा है, वेट हमें दे रखा है 5, और मोलर मास तुम्हें खुद याद होना चाहिए कि आखिरकार कॉपर का मोलर मास होता कितना है। तो इसका जो तुम्हें आंसर दो मोलर मास होता है, इससे एटॉमिक मास ही बोल सकते हो, होता है 63.5 मान लो, होता ही इतना ही मतलब उसके आसपास ही होता है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि हीट कैपेसिटी तुम्हारे पास कितनी आई है 1.925 अपॉन मोल 5 अपॉन 63.5। आंसर तुम्हारे पास बेसिकली तुम्हें देखने को मिल जाएगा 22.45, और इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल। ये रहा तुम्हारे पास बेहतरीन तरीके का आंसर। मुझे लगता है कि हाँ देखो, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो सिंपल से लिखो कि हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इनटू मास इनटू, अब क्या होता है मोलर मास, और मोल हीट कितनी दी है, हीट दी हमने है 3.85 की, टेम्परेचर 2 का है, मास हमारे पास 5 है, और मोलर मास कॉपर का होता है 63.5। तो तब भी आंसर देखना तुम्हारे पास वही ही आएगा, कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक अगर मज़ा आ रहा हो तो आगे बढ़ते रहते हैं, और अगर मज़ा आए तो लाइक करो, और ज़्यादा मज़ा आए तो शेयर करो। हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक बात क्लियर कर दूं, जैसे तुम्हारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू तुम्हारे पास आई है, मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे मान लें तुम्हारे पास आई है 24.5। इसका मतलब समझो कि इसका मतलब पहले हम डिटेल में समझते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसका मतलब है कि मान लो 1 मोल जो कॉपर है, 1 मोल कॉपर के अगर तुम 25 से 26 करना चाहते हो, या 26 से 27 करना चाहते हो, या 27 से 28 करना चाहते हो, तुम चाहे 79 से 80 करना हो, तुम अगर 1 डिग्री का या फिर 1 केल्विन का चेंज लाना चाहते हो 1 मोल में, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोल में, 1 मोल में 1 केल्विन का अगर तुम चेंज लाना चाहते हो तो उसमें तुम्हें 24.45 तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी 24.45। इतनी बात मुझे लग रही हो ताकि तुम्हें थोड़ी क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई चीज़ 70 से मान लो 69 पे आती है, 70 से 69 पे आती है, इसका मतलब ये है 24.45 हीट रिलीज़ होगी। क्या होगी, हीट रिलीज़ होगी। यहाँ जो गेन की जा रही है वो रिलीज, मतलब वो सब बाद में इतना लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए।
अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है लेकिन काफ़ी आसान है। CP एंड CV, इतनी बात थोड़ी दुख फील करने वाली बात है, रटोगे कितना, एक दिन रटते रटते थक जाओगे यार।